क्या आपने कभी सोचा है कि तिहाड़ जेल की दीवारों के अंदर क्या कुछ घटित होता है? एक ऐसी जगह जहां इंसानियत की हर हद पार की जाती है और जीवन एक रात के अंधेरे में खत्म हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहां सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी कैद हैं जिनकी जिंदगी दर्द और कष्ट से भरी है। तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 6 में एक महिला कैदी की कहानी कुछ ऐसी ही है, जो आज भी किसी के दिलों में डर और सवाल छोड़ जाती है। क्या होता है जब एक महिला को झूठे आरोपों में फंसाकर तिहाड़ की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है? कैसे उसे अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए हर पल संघर्ष करना पड़ता है? और क्या उस जेल की दीवारों के भीतर छुपे उन राजों को कभी कोई जान पाएगा? तो क्या आप तैयार हैं एक ऐसी सच्चाई को जानने के लिए जो बहुत कम लोगों ने सुनी है? क्या आप ये जानने के लिए तैयार हैं कि तिहाड़ जेल की उस बंद बैरक के भीतर महिलाएं किस स्थिति में रहती हैं? क्या इस कष्ट भरी जिंदगी का कोई हल है या ये सजा उनकी पूरी जिंदगी बन जाती है? अगर आप इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो बातें आप अभी तक नहीं जानते थे वो आपके रोंगटे खड़े कर सकती हैं। आइए शुरू करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दिल्ली की तिहाड़ जेल एक ऐसा नाम जो खौफ और रहस्यमयी कहानियों से भरा हुआ है। भारत की सबसे बड़ी जेल, जहां हर कैदी के चेहरे के पीछे एक अनकही कहानी छुपी होती है। ये जेल सिर्फ एक कैदखाना नहीं, बल्कि इंसानियत और बर्बरता के बीच लड़ी जाने वाली खामोश जंग का अखाड़ा है। इसी जेल के बैरक नंबर 6 में शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने तिहाड़ की दीवारों के भीतर दबे हर दर्द को आवाज देने का साहस किया। ये कहानी थी माधवी सेन की, एक सामाजिक कार्यकर्ता जिसे झूठे आरोपों में फंसाकर जेल भेज दिया गया। माधवी सेन के लिए वह रात अब तक की सबसे भयानक रात थी। पुलिस ने अचानक उसके घर पर छापा मारा। वह अपने संगठन के दस्तावेजों की छानबीन कर रही थी जब पुलिस ने उसे एक बड़े घोटाले में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। माधवी के हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। वह जानती थी कि उसके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई थी। अदालत का फैसला आता है। कोर्ट रूम में जज की आवाज गूंजी। आरोपी माधवी सेन को तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। यह सुनते ही माधवी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपने वकील की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर हार साफ झलक रही थी। माधवी को नहीं पता था कि अब उसका भविष्य क्या होगा। पुलिस वैन के पहिए तिहाड़ जेल के काले लोहे के गेट के सामने रुके। गेट के ऊपर बड़ा सा बोर्ड था, तिहाड़ केंद्रीय कारागार। जेल के भीतर कदम रखते ही पहली प्रख माधवी थी तलाशी। गार्ड की कठोर आवाज गूंजी, कपड़े उतारो। माधवी सिहर उठी, जल्दी करो, यहाँ इज्जत की कोई कीमत नहीं है। माधवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने आंसू पोंछ लिए। यहाँ कमजोर दिखना मौत को न्योता देने जैसा था। तलाशी के बाद उसे एक बैरक में भेज दिया गया। बैरक नंबर 6 का दरवाजा खुला और माधवी ने अंदर कदम रखा। बैरक के अंदर करीब 50 महिलाएं थीं। किसी के चेहरे पर डर तो किसी के चेहरे पर नफरत थी। बैरक की बॉस थी सविता, एक खतरनाक महिला जो हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रही थी। नई आई है? सविता ने भारी आवाज में पूछा। मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ, माधवी ने सख्ती से कहा। बैरक में सन्नाटा छा गया। पहली रात को माधवी को कोने में एक पुराना गद्दा दिया गया। रात गहरी हो गई, लेकिन उसे नींद नहीं आई। आसपास की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। किसी की सिसकियां, किसी की फुसफुसाना। सविता के गुट की 4 महिलाएं उसके पास आ गई। नई आई है तो हमारे नियम सीखने होंगे। माधवी ने आंखें उठाकर देखा। उसकी नजरों में वही आग थी जो उसके आत्मसम्मान को बचाने के लिए चल रही थी। मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ, माधवी ने दोहराया। पहली औरत ने हाथ बढ़ाया, लेकिन माधवी ने तेजी से उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। आह! वह औरत दर्द से चीख पड़ी। माधवी ने दूसरी लड़की को धक्का देकर पीछे गिरा दिया, लेकिन माधवी का शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। तिहाड़ की पहली रात ने उसे इतना समझा दिया था कि यहाँ कमजोर की कोई जगह नहीं है। उसने अपने फटे हुए कपड़े ठीक किए और बैरक की कोल्ड स्टील की दीवार से सिर टिका लिया। बाहर हल्की रोशनी थी, लेकिन जेल की दीवारों के भीतर अंधेरा हर कोने में बसा हुआ था। सुबह होते ही बैरक का दरवाजा खुला। गार्ड ने एक मोटी छड़ी दरवाजे पर पटकी लाइन में लगो। माधवी ने देखा, कैदियों की लंबी कतार बाथरूम के बाहर खड़ी थी। चेहरे पर थकान, आंखों में नींद और गुस्सा भरा हुआ था।
पास खड़ी नीलम ने धीरे से कहा, यहाँ हर चीज के लिए लाइन लगानी पड़ती है, पानी के लिए, खाने के लिए, यहाँ तक कि जीने के लिए भी। माधवी ने गहरी सांस ली। बाथरूम की हालत देखकर उसका मन घिन से भर गया। गंदी दीवारें, बदबूदार पानी, फर्श पर कीचड़ और बदबू, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये कौन साफ करता है? माधवी ने धीरे से पूछा। नीलम ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, सफाई। यहाँ सफाई करने वाला भी तुम्हारे जैसा ही कैदी है और उसे यह करने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर कोई शिकायत करे तो उसकी शामत आ जाती है। माधवी ने महसूस किया कि यहाँ की हर चीज एक राजनीति का हिस्सा थी। यहाँ हर कमजोर को कुचला जाता था। जो ताकतवर थे वे अपने नियम बनाते थे। सविता जैसी औरतें इस जेल की अनकही रानियां थीं और गार्ड उनकी कठपुतलियां। नाश्ते का समय हुआ। माधवी की थाली में एक जली हुई रोटी, बदबूदार सब्जी और पतली दाल रखी गई। उसने घृणा से देखा, ये खाने लायक नहीं है। गार्ड ने ठाका लगाया, तो मत खा, भूख खुद रास्ता सिखा देगी। माधवी ने गुस्से से थाली एक तरफ सरका दी। तभी सविता उसके पास आई। उसकी आंखों में वही घृणा और अहंकार था। अभी भी अपने सोसाइटी वाले नखरे दिखा रही है। तुझे यहाँ जीना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा। माधवी ने बिना किसी डर के जवाब दिया, मैं किसी के इशारे पर नहीं चलती। सविता की आंखों में गुस्सा तैर गया। ठीक है, रात में तुझे सबक सिखाएंगे। माधवी जानती थी कि खतरा करीब है, लेकिन वह डरने वालों में से नहीं थी। उस रात जैसे ही बैरक में सन्नाटा हुआ, कुछ औरतें उसकी तरफ बढ़ने लगीं। माधवी ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन मन में एक आग थी। पहला घूंसा उसके पेट पर पड़ा। दर्द की लहर दौड़ गई। किसी ने उसके बाल खींचे। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसका मुंह दबा दिया। अब देख, नई लड़की, एक कठोर आवाज गूंजी। माधवी ने खुद को संभाला और पूरी ताकत से एक औरत को धक्का दे दिया। तभी नीलम और कुछ औरतों ने बीच बचाव किया। बस करो, इसे मार डालोगे क्या? औरतें पीछे हट गईं, लेकिन सविता मुस्कुरा रही थी। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अगली बार जुबान चलाई तो और बुरा होगा। माधवी ने दर्द के बावजूद खुद को समेटा। वह जानती थी कि अगर वह अब झुकी तो कभी नहीं उठ पाएगी। अगले दिन सुबह होते ही वह जेलर चौहान के पास गई। सर, मुझे शिकायत करनी है। चौहान ने ऊबते हुए पूछा, क्या हुआ? मुझे बैरक में मारा गया और गार्ड ने कुछ नहीं किया। चौहान हंस पड़ा। उसकी हंसी के पीछे एक सड़ी हुई व्यवस्था का साया था। यह जेल है मैडम, यहाँ ऐसी चीजें होती रहती हैं। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें कोई परेशान न करे तो सविता से अच्छे संबंध बना लो। माधवी की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। यानी आप सब जानते हैं और कुछ नहीं कर रहे? चौहान ने उसकी तरफ झुककर कहा, तुम्हें ज्यादा सवाल करने की आदत है, इसे छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। माधवी चुपचाप बाहर निकल आई, लेकिन उसके भीतर की आग अब शोला बन चुकी थी। उसे पता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह इस जेल के जंगल में शिकार नहीं बनेगी, वह शिकारी बनेगी। उसने नीलम को एक तरफ बुलाया। तुम मेरे साथ हो ना? नीलम ने उसकी आंखों में झांका। वहां एक जली हुई औरत का दर्द था। हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन यह लड़ाई बहुत लंबी है। माधवी ने पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। लड़ाई चाहे जितनी लंबी हो, मैं अब कभी हार नहीं मानूंगी। अगले कुछ दिन माधवी ने चुपचाप गुजारे। वह हर छोटी चीज पर नजर रख रही थी। कौन किससे मिलता है, कौन गार्ड से क्या बातें करता है और किसके पास कितना रसूख है। नीलम और कुछ औरतें धीरे धीरे उसके साथ हो गईं। उन्होंने सफाई का काम अपने हाथ में लिया। बैरक की दीवारें चमकने लगीं। गार्ड्स ने पहले तो मजाक उड़ाया, लेकिन जब कैदियों ने मिलकर बगावत के सुर उठाए तो वे चुप हो गए। माधवी ने सविता की सत्ता को चुनौती देना शुरू कर दिया। छोटी छोटी बातों पर टोकना, कैदियों को संगठित करना और गार्ड्स की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाना। धीरे धीरे तिहाड़ के अंधेरे कोनों में एक नई रोशनी उभरने लगी थी। सविता के गुट ने फिर से माधवी को मारने की योजना बनाई, लेकिन इस बार माधवी तैयार थी। उसने कैदियों के बीच एक गुप्त समूह बना लिया था। वे रात में गुप्त रूप से मिलते और अपनी लड़ाई की योजना बनाते। एक रात जब सविता ने हमला करवाया, माधवी और उसकी साथी औरतों ने जमकर मुकाबला किया। जेल में पहली बार सविता की हुकूमत को चुनौती मिली। गार्ड्स भी हैरान थे। फिर जेलर ने माधवी को कोठरी में बंद कर दिया। माधवी को अकेली कोठरी में बंद हुए 24 घंटे बीत चुके थे। कोठरी की दीवारें नमी से सनी हुई थीं और भीतर एक अजीब सी सीलन भरी बदबू फैली हुई थी। खाने को कुछ नहीं दिया गया था, केवल एक गंदा पानी का जग रखा था, जिसमें तैरते हुए काई के धब्बे साफ दिख रहे थे। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन बदन थकान से चूर हो चुका था। वह दीवार के सहारे बैठी थी और उसे अपने बीते जीवन की सारी घटनाएं एक एक कर याद आ रही थीं।
किस तरह उसने बाहर की दुनिया में औरतों के हक के लिए लड़ाई लड़ी थी, किस तरह उसने बाल विवाह, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई थी। अब वही माधवी तिहाड़ की 4 दीवारी में बंद थी, जहां अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी जाती थी। लेकिन वह जानती थी कि यह सजा केवल उसके लिए नहीं थी, यह सजा उन सभी औरतों के लिए थी जो सालों से तिहाड़ के अंदर घुट घुट कर जी रही थीं। तभी दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। लोहे की सलाखों के पार से जेलर चौहान की परछाई दिखाई दी। कैसी चल रही है समाज सुधारक की भूख हड़ताल, चौहान ने तंज कसा। माधवी ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम जैसे लोग सोचते हो कि यहाँ तुम्हारा कानून चलेगा, यहाँ का कानून हम चलाते हैं। तुम अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो यही वक्त है माफी मांग और सबके सामने कह दो कि तुम्हारी भूख हड़ताल एक गलती थी। माधवी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी आवाज धीमी मगर मजबूत थी। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, पर जो आवाज एक बार उठ चुकी है उसे दबाया नहीं जा सकता। मैं तो एक हूँ, लेकिन बाहर की दुनिया में बहुत सारी औरतें हैं जो हमारे लिए लड़ेंगी। चौहान का चेहरा तमतमा गया। उसने सलाखों पर जोर से लाठी पटकी और बड़बड़ाते हुए चला गया। माधवी की भूख हड़ताल की खबर धीरे धीरे जेल के हर कोने में फैल चुकी थी। बैरक नंबर 4 में बंद नीलम ने बाकी कैदियों से फुसफुसाया, अगर माधवी इतनी बड़ी सजा झेल रही है तो हम क्या मुंह छुपाकर बैठे रहे। धीरे धीरे बाकी कैदियों ने खाना छोड़ना शुरू कर दिया। अब भूख हड़ताल में शामिल कैदियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई थी। चौहान और सविता मैडम के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। अगर यह विरोध ज्यादा दिन तक चलता रहा तो जेल प्रशासन की पोल बाहर की दुनिया तक पहुंच सकती थी। माधवी की हालत बिगड़ने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद की लौ जल रही थी। अगली सुबह जेल के बड़े अफसर निरीक्षण के लिए आए। माधवी को जबरदस्ती बाहर लाया गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन आंखों में वही तेज था। अफसर ने पूछा, क्या तुम भूख हड़ताल खत्म करोगी? माधवी ने धीरे से कहा, जब तक जेल के अंदर महिलाओं का शोषण बंद नहीं होगा तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। सविता मैडम के चेहरे पर डर की परछाई दौड़ गई। चौहान के माथे पर पसीना छलक आया। आखिरकार जेल प्रशासन को झुकना पड़ा। कैदियों के लिए बेहतर खाना, सुरक्षा और महिला कैदियों के लिए अलग शिकायत बॉक्स की व्यवस्था लागू की गई। माधवी को 48 घंटे बाद अकेली कोठरी से बाहर निकाला गया। वह कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखों में नई क्रांतिक चिंगारी थी। उस दिन तिहाड़ की 4 दीवारी में सिर्फ भूख हड़ताल नहीं हुई थी, बल्कि पहली बार वहां की महिलाओं ने अपने आत्मसम्मान के लिए आवाज उठाई थी। माधवी ने अपने दर्द को ताकत बना लिया था और अब वह जानती थी कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह तो बस एक शुरुआत थी। एक रात माधवी ने नीलम को बुरी हालत में देखा। वह कांप रही थी, कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर खरोच के निशान थे। यह कब तक चलेगा नीलम? माधवी ने पूछा। जब तक हम जिंदा हैं तब तक, नीलम की आवाज कांप रही थी। माधवी ने उसी रात ठान लिया, अब यह जुल्म खत्म होगा। अगले दिन बैरक में एक हलचल थी। माधवी ने सभी कैदियों को इकट्ठा किया। अगर हम एकजुट हो तो सविता और चौहान दोनों को गिरा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें डर छोड़ना होगा। नीलम, सीमा, पूजा और कुछ और कैदियों ने हामी भरी। ये तिहाड़ की पहली बगावत की शुरुआत थी। धीरे धीरे माधवी ने बैरक की औरतों को जागरूक करना शुरू किया। उसने उन्हें कानून के उनके अधिकार सिखाए। उसने बताया कि हर कैदी को शिकायत दर्ज करने का हक है, लेकिन जेल प्रशासन जानबूझकर उनकी आवाज को दबाता है। चौहान को इस बगावत की भनक लग चुकी थी। उसने माधवी को अलग कोठरी में डाल दिया, लेकिन यह आग अब बुझने वाली नहीं थी। बैरक नंबर 6 की कैदियों ने धीरे धीरे काम बंद कर दिया। उन्होंने गार्ड्स के आदेश मानने से इनकार कर दिया। एक रात सविता ने माधवी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार माधवी अकेली नहीं थी। नीलम, सीमा और पूजा ने सविता को रोक लिया। अब यह जेल तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगी, नीलम ने कहा। माधवी ने जेल के भ्रष्टाचार के सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। उसने एक छिपाई हुई डायरी में सब कुछ लिखना शुरू किया। कौन से गार्ड रिश्वत लेते हैं, कौन सी कैदी रात में गायब होती हैं और चौहान के किस किस से संपर्क है। एक दिन जेल की कैंटीन में आग लगी। चौहान को लगा कि यह दुर्घटना है, लेकिन यह माधवी की योजना का हिस्सा था। आग से ध्यान भटकाकर माधवी ने एक गुप्त चिट्ठी बाहर भेजी, जिसमें जेल के अंदर हो रहे शोषण की पूरी कहानी थी। वह चिट्ठी एक मशहूर पत्रकार के हाथों तक पहुंची। जब यह खबर मीडिया में फैली तो तिहाड़ जेल का पूरा प्रशासन हिल गया। सरकार ने जांच के आदेश दिए। चौहान के काले कारनामों का पर्दाफाश होने लगा। माधवी को अदालत में गवाही के लिए बुलाया गया। जब जज ने उससे पूछा, क्या आप जेल प्रशासन के खिलाफ गवाही देंगी? माधवी की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्दों में आग थी। हाँ, मैं गवाही दूंगी।
चौहान को सस्पेंड कर दिया गया, सविता को दूसरी जेल में ट्रांसफर कर दिया गया और माधवी को निर्दोष घोषित कर दिया गया। जब वह जेल से बाहर निकली तो उसके स्वागत के लिए कई पत्रकार खड़े थे, लेकिन माधवी की आंखें तिहाड़ की उन दीवारों पर थीं जहां सैकड़ों औरतें अब भी गुलामी की जिंदगी जी रही थीं। उसने वहीं खड़े होकर फैसला किया, अब मैं जेल सुधार अभियान शुरू करूंगी ताकि कोई और महिला मेरी तरह ना झुके, ना टूटे। दोस्तों, इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण और जीवन बदलाव सीख मिलती है जो हमारे जीवन में बहुत बदलाव ला सकती हैं। नंबर 1, आत्मसम्मान की लड़ाई। माधवी की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, हमें कभी भी अपने आत्मसम्मान को नहीं छोड़ना चाहिए। जब हमें लगता है कि दुनिया हमारे खिलाफ है, तब हमें अपने आप में विश्वास और आत्मसम्मान बनाए रखने की जरूरत होती है। इस कहानी में माधवी ने अपनी अस्मिता और इज्जत के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और यही दिखाता है कि आत्मसम्मान की लड़ाई में किसी भी डर को मात देना ही असली साहस है। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है कि किसी भी हालात में खुद को कमतर नहीं समझना चाहिए। नंबर 2, महिला सशक्तिकरण। जेल के भीतर महिलाओं का संघर्ष समाज की एक छुपी हुई सच्चाई को उजागर करता है, जहां महिलाओं को अक्सर कमजोर समझा जाता है और उनके अधिकारों की अनदेखी की जाती है। लेकिन माधवी ने हमें यह दिखाया कि महिलाएं सिर्फ पीड़ित नहीं होती, बल्कि वे अपनी ताकत और साहस के साथ खड़ी हो सकती हैं। उनका संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि समूचे समाज में बदलाव लाने का एक उदाहरण बन जाता है। जब महिलाएं अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती हैं, तो समाज में एक सशक्त परिवर्तन की शुरुआत होती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब महिलाएं एकजुट होती हैं और अपनी आवाज उठाती हैं, तो वे दुनिया बदल सकती हैं। नंबर 3, न्याय की राह कठिन हो सकती है, लेकिन नामुमकिन नहीं। माधवी का संघर्ष यह दर्शाता है कि न्याय की प्राप्ति हमेशा आसान नहीं होती। बहुत बार हमें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हार मान लेनी चाहिए। माधवी ने जिस तरह से संघर्ष किया, वह हमें यह सिखाता है कि मुश्किल हालातों के बावजूद हमें सच्चाई के रास्ते से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे जितनी भी कठिनाइयां हों, सही और न्यायपूर्ण रास्ता अंततः हमें सफलता दिलाता है। यह हमें उम्मीद और धैर्य सिखाता है कि न्याय के लिए हमें कभी भी संघर्ष बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चाई की विजय होती है। नंबर 4, सिस्टम में बदलाव जरूरी है। कहानी हमें यह समझाने में मदद करती है कि जेल केवल सजा देने का स्थान नहीं हो सकता, बल्कि यह एक पुनर्वास और सुधार का केंद्र होना चाहिए। आज की व्यवस्था में जहां कैदियों को सिर्फ सजा दी जाती है, वहीं इस कहानी में माधवी हमें यह दिखाती है कि हमें सिस्टम में सुधार की आवश्यकता है। हमें यह समझना चाहिए कि अगर हम केवल सजा देने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो इससे अपराध कम नहीं होंगे। हमें जेलों को ऐसे स्थानों में बदलना होगा जहां लोगों को अपनी गलतियों से सीखने और उन्हें सही रास्ते पर लाने का अवसर मिले। अगर जेल एक सुधार केंद्र बन जाए, तो समाज में अपराध दर में कमी आ सकती है और लोग अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। नंबर 5, आवाज उठाने की शक्ति। माधवी की कहानी यह बताती है कि अगर एक महिला अपनी आवाज उठाने का साहस करती है, तो वह सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि समाज की सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी बदल सकती है। जब महिलाओं को यह एहसास होता है कि उनके पास आवाज है, तो वे उस आवाज का इस्तेमाल करके समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए, ताकि हम न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें, बल्कि समाज में महिलाओं की स्थिति को भी सशक्त बना सकें। नंबर 6, संवेदनशीलता और मानवता। हर अपराध के पीछे एक कहानी होती है और हमें उस कहानी को समझने की जरूरत है। बहुत बार हम किसी व्यक्ति को उसके अपराध के आधार पर जज करते हैं, लेकिन हम यह नहीं समझते कि उसके जीवन में कौन सी परिस्थितियां रही होंगी जो उसे उस रास्ते पर ले आईं। समाज को यह समझना चाहिए कि एक कैदी के अपराध के पीछे क्या कारण हो सकते हैं और हमें उन्हें सुधारने का अवसर देना चाहिए। अगर हम उन्हें सुधारने के लिए सही रास्ता दिखाते हैं, तो वे अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी सोच को और अधिक संवेदनशील और मानवतावादी बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको आज की यह तिहाड़ जेल की कहानी पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपको अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगी।
इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि और भी लोग इससे प्रेरणा ले सकें। हम फिर से मिलेंगे एक और नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।